पाकिस्तान के आगे सरकार झुक रही है। इस सरकार ने तो सेना का मनोबल भी कम कर दिया है। हमारे ये प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने छंप में सेना का मनोबल ऊंचा किया था और कहा था तुम लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनमोहन सिंह जी ने पूरे विश्व में हिंदुस्तान की छवि खराब कर दी है। रहमान मलिक की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बाबरी मस्जिद घटना की तुलना 26/11 से करने की नीचता दिखाई। हाफिज सईद को भारत सौंपने से इनकार कर दिया और कहा कि सबूतों की जांच चल रही है। सरबजीत के फैसले को आधार में लटका दिया। नेहरू जी ने यही गलती चाउ एन लाई के समय की थी और इसको झुकना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। धन्यवाद। वाह, यही हम कह रहे हैं कि सरकार क्या झुक रही है और हम कारण दिखाते हैं कि हम आपको ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। कट्टरपंथियों के दबाव में झुकती सरकार। भारत सरकार देश के कट्टरपंथियों से डर गई है। इन्हीं के दबाव में भारत सरकार आतंकवाद पर पाकिस्तान से खुलकर बातचीत नहीं कर रही है। भारत सरकार ऐसी कोई भी चर्चा नहीं करना चाहती जिससे पाकिस्तान पर दबाव पड़ता हो। विदेशी शक्तियों के आगे झुकी भारत सरकार। ऐसा लगता है भारत सरकार किसी के दबाव में काम कर रही है। इसी दबाव के तहत भारत सरकार ने सीमा विवाद पर गुपचुप तरीके से बातचीत की है। वोट बैंक की राजनीति। ऐसा लगता है सरकार वोट बैंक के लिए एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत में झुकने को तैयार हुई है। सरकार दिखाना चाहती है कि वो आतंकवाद के साथ ही पाकिस्तान से बातचीत जारी रखना चाहती है। सरकार का दुनिया को उदारवादी रुख दिखाना। जिस तरह से नेहरू ने अपने आप को उदारवादी दिखाने की कोशिश की थी, उसी तरह से ये सरकार भी दोस्ती के नाम पर देश के दुश्मनों के आगे झुक रही है। देश की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देती सरकार। सरकार ने पाकिस्तान से बिना किसी ठोस आश्वासन के वीजा नियमों में ढील दे दी। पाकिस्तान ने एक बार भी नहीं कहा कि वो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को सजा दिलवाएगा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से खुले वीजा के लिए सहमति जता दी। क्या इससे आतंकवादियों को आसानी नहीं होगी भारत में घुसपैठ करने से? ये कारण है। कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कम से कम आप हिम्मत दिखाइए और पाकिस्तान के सामने इन देशवासियों की आवाज को बुलंद करिए। अगले कॉलर। जब पाकिस्तान कितनी भी गतिविधियां कर रहा है वो हमारे देश के खिलाफ कर रहा है और हम आंख बंद कर कर बैठे हैं, क्या हम उसे अपना दुश्मन कंट्री घोषित नहीं कर सकते? जबकि उसकी सारी गतिविधि, जितनी भी गतिविधियां हैं, सारी गतिविधि हमारे देश के खिलाफ हैं। एक दुश्मन कंट्री घोषित करने के लिए भारत को और क्या चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री या बैठे हुए और नेताओं से, इवन विपक्ष भी हो या पक्ष हो, हर नेता, हर आदमी पाकिस्तान के पीछे, पाकिस्तान के पिट्ठू बन के क्यों घूम रहा है? हम जो हमारे देश के भारतवासी है, मैं उन सबसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या हम एक मत से एक आवाज होकर नहीं अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते? आपका चैनल कर रहा है, क्या हम इस चीज के प्रति कोई भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते? बिल्कुल। हमारा ये पाकिस्तान को दुश्मन कंट्री घोषित किया जाए। धन्यवाद। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बड़ा आपको सुनकर धक्का लगेगा देशवासियों को। हमारे एक बंधुवर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दुश्मन राष्ट्र घोषित किया जाए, लेकिन आप चौंकेंगे। हमने पाकिस्तान को, हमारे सरकार ने पिछले कई सालों से कई सरकारों ने पाकिस्तान को फेवर्ड नेशन दर्जा दिया हुआ है, मित्र से भी ऊपर का दर्जा, फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है। लेकिन आज तक भारत को पाकिस्तान ने फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया है। हम उनको दुश्मन राष्ट्र घोषित करना तो दूर, फेवर्ड नेशन राष्ट्र घोषित करते हैं। इसलिए दुनिया के कई मंचों पर कई देश जो हमारे साथ आना चाहते हैं, भारत का समर्थन करना चाहते हैं, कश्मीर के लिए हमारी साथ देना चाहते हैं, वो कहते हैं कि किस मुंह से हमारी मदद मांग रहे हो? तुमने तो फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को देकर रखा है, पहले उसको तो हटाओ, फिर हम तुमको मदद करने का सोचेंगे। तो एक तरफ हम सर झुकाते हैं, दूसरी तरफ उस झुके हुए सर को ऊपर करने के लिए दूसरे देशों की मदद मांगते हैं। कम से कम सर तो ऊपर, सीना चौड़ा कर कर खड़े तो हुई है। दुनिया के सारे देश आपके पीछे आ सकते हैं। कई ऐसे कारण हैं कि कई इस्लामिक कंट्रीज को भी हमारे पीछे आना होगा, आते हैं और आ रहे हैं। अगले कॉल से बात करते हैं।
नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, संजीव दीवान चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। बोलिए। हाँ सर, ये अभी जो हम ये देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये एक वोट की राजनीति है सर ये। और ये वोट की राजनीति है, सरकार नहीं चाहती है कि देश का विकास हो। और ये हमारे देश के लिए युवा पीढ़ी पे कुठाराघात किया है सरकार ने ऐसा काम करके। तो ये निंदनीय कार्य किया है पाकिस्तान के सामने जो है ना, हमारे युवा पीढ़ी को शर्मनाक किया है। हमें इस चीज पे बड़ा शर्म है। हमें आज बहुत शर्म है सरकार के ऊपर कि हमारे युवा पीढ़ी को इतना अपमानजनक महसूस हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। सर, मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से दिलीप सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ये बहुत ही शर्म की बात है हम भारतवासियों के लिए कि सुदर्शन टीवी के रिपोर्टर को इनके इंटरव्यू के लिए उस समय जाने से वहां रोका गया। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में इस तरह के कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ऐसा किया जाता है तो इन कट्टरपंथियों को पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए ना। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब देश का बंटवारा हुआ तो जनसंख्या के हिसाब से जो क्षेत्रफल दिया गया, तो जो जनसंख्या यहाँ रह गई तो उस हिसाब से वापस क्षेत्रफल ले लेना चाहिए। बिल्कुल, 17%। मैं बताता हूं आपकी जानकारी लिए कि 17% जनसंख्या को 30% भूभाग दिया गया था पाकिस्तान के निर्माण के समय। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। मैं आजमगढ़ से हूँ। हाँ। मेरा नाम आनंद राय है। हाँ सर, ये मेरा सवाल ये है कि हमारे देश की विदेश नीति इतनी कमजोर क्यों है? हम अपने अच्छे पड़ोसी को, जिससे हम 2-3 जंगे लड़ चुके हैं, उसको आज भी NF1 का दर्जा देके अपने यहाँ बुलाते हैं, उनकी बातों को इतने इम्पोर्टेंस देते हैं। मेरा सवाल ये है कि हम खुद कब सुधरेंगे? धन्यवाद। आपने जो कहा कि हमारे देश के सरकारों की विदेश नीति इतनी कमजोर क्यों है, किसी कमजोर व्यक्ति की हर एक नीति कमजोर नहीं रहेगी तो और क्या रहेगी। कोई अगर अंदर से कमजोर रहेगी तो उसकी विदेश नीति क्या, उसकी अर्थनीति क्या, उसकी रक्षा नीति क्या, सारी ही नीति कमजोर रहनी है तो विदेश नीति की आप क्या बात करें। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे।